अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर काले कपड़े आपने पहन लिए। मैं आज रिपीट करके आया था कि आप जैसे नहीं होंगे तो फिर वही हो गया। सर ये तो जो है ना, पता नहीं क्या मिस्ट्री मेरी है, तो ये छेड़ सॉल्व नहीं बन हो गई है। सकती। ये मेरी भी छेड़ बन गई है हाँ। और लोग इसको काफ़ी नोट करते हैं। तो लेकिन ये जो एक नहीं, मुझे तो लोग प्योरली ताने देते कोइंसिडेंस हैं, है। मुझे लोग ताने देते हैं। नहीं नहीं, ये प्योरली एक कोइंसिडेंस है जो कि होता है। अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कि सऊदी अरब ने जो है अब तुर्की पर तिजारत पर पाबंदी लगा दी है, तो सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता में हर मुल्क से मसला क्यों है? नहीं, सऊदी अरेबिया और टर्की की एक हिस्ट्री है, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। टर्क्स जो है उनका क्लेम है सऊदी टेरिटरी के ऊपर। टर्क्स ये समझते हैं कि ये सारा उनका इलाका था, स्पेशली जब ऑटोमन एम्पायर थी और उन्होंने रूल किया यहाँ पे। लेकिन टर्क्स को भी ये समझना चाहिए कि जैसे ब्रिटिश एम्पायर है वो सिमट के रह गई है। अब वो क्लेम्स नहीं करते ना इंडिया पे, ना पाकिस्तान पे, ना बांग्लादेश पे। इसी तरह उनको भी करना चाहिए। लेकिन मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है ना, वो रिएक्टिव पॉलिटिक्स है। वो फौरी तौर पर रिएक्शन ज़रूर देते हैं। वहाँ डिप्लोमेसी वगैरह को ज़्यादा उस पर लोगों का तसव्वुर नहीं है। लेकिन टर्की क्योंकि लिबिया के अंदर बहुत सीरियसली इन्वॉल्व हो गया और लिबियन ऑयल के ऊपर अब उसकी नज़रें हैं और उसका इजिप्ट से भी वहाँ पे जंग भी हो सकती है। टर्की कतर के साथ सपोर्ट करने लग गया। जब कतर ने सऊदीया को नुकसान पहुँचाना शुरू किया तो उसने कतर को अपनी फ़ौजी इमदाद की भी वो कर दी। उसके बाद टर्की हर उस मुल्क को सपोर्ट कर रहा है जो सऊदीया के ख़िलाफ़ बात करता है या कुछ करता है। तो बहरहाल सऊदीया ने अपना मुल्क भी चलाना है और उन्होंने अपने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि इन्वेस्टमेंट निकाल लें वहाँ से। तो अब वो टर्की से निकालेंगे तो कतर जा नहीं सकते, तो या तो वो सऊदीया आएँ या फिर यूएई जाएँ या फिर किसी साइप्रस वगैरह जाएँ, ग्रीस जाएँ, किसी और मुल्क में जाएँ। लेकिन ये लड़ाई अब ज़रा बड़ी होगी, ये यहाँ पर रुकेगी नहीं। और आप ये देखें ना कि टर्की के जो होते हैं वज़ीर ख़जाना कह लें या वज़ीर ट्रेड है, मेरा ख्याल है, उन्होंने अपने हम मनसब सऊदी को कॉल भी किया। उन्होंने फ़ोन भी सुना और फ़ोन पे डायरेक्ट इनकार कर दिया। तो यानी कोई उन्होंने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तो अब ये मसला ज़रा बड़ा होगा, ये छोटा नहीं है। डिविजन्स हो रही हैं, पार्टनर्स और अलाइंसेस बन रहे हैं। टर्की ऊपर से ईरान के साथ मिल गया हुआ, ईरान चाइना के साथ मिल गया हुआ, तो सऊदी अमेरिकन कैंप्स में है। और टर्की को जो दुख है वो ये अमेरिकन के ऊपर के पिछले वो पता नहीं कितने सालों से, 20 सालों से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनका क्लेम है कि वो यूरोपियन कंट्री है और ईयू ने उनको अपना हिस्सा नहीं बनने दिया। तो टर्की ने फिर आज अपनी खार निकाल ली। उन्होंने आया सोफिया पे जो करना था कर लिया, ये अब उससे बैनर लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अमेरिका में इस वक्त ट्रंप ने एंटी चाइना जज्बात को बहुत ज़्यादा हवा दी हुई है, तो ख्याल ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका जो है वो चीन के जजीरों पर हमला कर सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? मुझे नहीं लगता कि हमला हो सकता। मुझे नहीं लगता कि हमला हो सकता है। मुझे लगता है इसके लिए और बड़ी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। जैसे हम एक रिसर्च कर रहे थे कल परसों से डिजिबूटी के ऊपर कि वहाँ पे 6 बेसिस हैं, इतना सा मुल्क है और वो तकरीबन को मेरे ख्याल है सालाना 400-500 मिलियन डॉलर सिर्फ उनको किराए से ही कमा लेता है, उनको बेसिस को। वहाँ पे अमेरिका का भी, वहाँ जापान का भी बेस है। अब देखिए जापान की फ़ौज नहीं लेकिन बेस है। और इसका मतलब है कि उनके नाम पे अमेरिका ने लिया हुआ है। तो उनके पास जो है ना वो साउथ चाइना सीज़ में तंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा उनकी नेवल बेसिस मौजूद है वहाँ पे, और वो ब्लॉकेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे कि दूसरा पहले वार करे या हमला करे, या फिर वो इंडिया को मज़ीद मार पड़वाने के लिए, चंडे पड़वाने के लिए आगे करेंगे। खुद अभी अमेरिका हमला नहीं करेगा। सुपर पावर पे हमला नहीं करती है। सुपर पावर जो है ना वो मिडिल ग्राउंड बनाती है, वो ग्राउंड रुल जाए, तबाह हो जाए, जो मर्जी हो जाए। आप वो बिल्कुल एंड में हमले होते हैं सुपर पावर के ऊपर, ऐसे नहीं होते। मुल्ला अब्दुल गनी ने जो है अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने अफगानिस्तान से इनकलाब में देर की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे बात नताइज ये कि के। मुल्ला अब्दुल गनी माजरत के साथ उनको क्या ज़रूरत है ये बात करने की। सिर्फ वो ट्रंप के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि इलेक्शन से पहले उसने जो वादा किया हुआ है वो उसको पूरा करे। तालिबान ने एक बात तो समझा दी है, तालिबान ने एक बात समझा दी अमेरिका को इतने साल लड़ने के बाद भी, कि अमेरिका को उनके साथ डायलॉग टेबल पे आना पड़ा। इसका मतलब है अमेरिका ने कंसीड कर लिया कि हम इनको मार नहीं सकते, हम इनको ख़त्म नहीं कर सकते, हम इनको दीवार से नहीं लगा सकते, ठीक है ना।
अब तालिबान तो वही है जो 14 साल पहले थे, ट्रंप आज वो नहीं है, और हो सकता है नवंबर के बाद कोई और हो ट्रंप की जगह पे, बाइडन हो या कोई और हो। तो अब मुल्ला अब्दुल गनी का इस टाइम पे ये डिमांड इसलिए सही बनती है कि अगर ट्रंप अगर पीछे नहीं करता तो फिर अमेरिका को दोबारा आना पड़ेगा नेगोशिएटिंग टेबल पे, फिर तालिबान को बहुत ज़्यादा कुछ दे के जाना पड़ेगा उसको, जो अभी फ़र्ज़ करें उन्होंने नहीं मांगा था वो फिर मांगेंगे। और ये अमेरिका के गले में पड़े हुए हड्डी है, ये आसानी से नहीं हज़म होनी, ना निकली जानी ना उगली जानी है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि को पसंद करे या ना करे, लेकिन इन तालिबान ने सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों का कबाड़ा कर दिया इन्होंने पकड़ के। ये तो इनका क्रेडिट है ना तालिबान का। चलास में जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान के 5 एहलकार शहीद हो गए हैं फायरिंग के तबादले में। आपके ख्याल में भारत एकदम से एक्टिव नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया भारत, ना सीपैक की वजह से, ना सिर्फ ये पाकिस्तान में कर वो नहीं, भारत चाहता है किसी तरह पाकिस्तान रिटेलिएट करे और वो उसको बहाना मिले कि देखो लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की, और वो फ़ौरन वो लड़ाइयाँ शुरू कर दे और अपनी लोगों की तवज्जो से हटाए और सब कुछ करे ये वो। अभी ये इंटेंसिफाई होगी। काफ़ी इंटेल रिपोर्ट्स हैं कि कराची में और शहरों में मज़ीद जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, ख़ासतौर मुहर्रम के दिनों में, क्योंकि मुहर्रम आएगा 2-4 दिनों में तो भारत को बड़ी एज हो जाएगी कि क्राउड जमा होंगे, कहीं ना कहीं SOPs ब्रेक हो रही होंगी, लोग फ़र्ते जज्बात में डाउन होते हैं, लोग इमोशनल हुए होते हैं, तो उसमें एक चुरली भी छोड़ दें हल्के से आप तो वो एक बहुत जानलेवा भी हो सकती है। और स्टैम्पीड भी हमने देखी कराची में तो हुई भी है लोगों की। तो भारत को तो इस वक्त, मैं कल भी आपको कहा था कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को डिमांड करना चाहिए कि ये दहशतगर्द मुल्क उसको डिक्लेयर करवाएं, और ये फॉरेन ऑफिस की बहुत कमज़ोरी है। और मैं, अगर मेरी मुलाकात हुई अनकरीब शाह महमूद कुरैशी से, तो मैं उनको ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि ये उनके वजारत की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि भारत को हम अभी तक प्लीजिंग टोन में बातें कर रहे हैं। भारत को उस ज़ुबान में जवाब देना चाहिए जिसका वो आदी है, जो उसको समझ आती है। चीन ने शहर चेंगदू में जो है अपना अमरीकी कौंसल खाने को बंद कर दिया और उस इमारत का जो है अपना अथॉरिटी ले लिया। तो ये जो ताल्लुकात हैं अमेरिका और चीन के, ये बदतरीन सूरत हाल में हैं। तो इसका जो अंजाम क्या होगा, क्योंकि अब तक इतने बुरे हालात नहीं हुए। देखिए, ये अंजाम अभी बढ़ेगा, ये भी आगे जाएगा। उसकी वजह ये है कि मैं कहता हूँ, एक सिनारियो आपको देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन ही जीतेगा, जो बाइडन जीत गया, डोनाल्ड ट्रंप हार गया, उसके बावजूद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी नहीं चेंज होगी। आप जो मर्जी हुकूमत आ जाती है, चली जाती है, तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी वही है। कितने सदर हैं जिन्होंने वियतनाम की वॉर कंटिन्यू की, कितने सदर हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान की वॉर कंटिन्यू की, कितने लोग हैं जिन्होंने इराक की वॉर जो है और उसकी ऑक्यूपेशन उसको कंटिन्यू किया। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, इसमें कोई वाज़े चेंजेस नहीं होती हैं, इसमें डायरेक्शंस जो है वो बीफ अप हो जाती हैं या हल्की हो जाती हैं, लेकिन चेंजेस, मेजर चेंजेस नहीं होती हैं। बड़ा सोच के बनाई जाती है, ये बाइंडिंग होती है आने वाली गवर्नमेंट्स के ऊपर। और क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अभी बड़ी एक मेजर जो है वो चीज़ शुरू होने वाली है कि जब वैक्सीन आएगी ना कोविड-19 की, वो अमेरिका में भी काम हो रहा है, वो जर्मनी में भी हो रहा है, वो ब्रिटेन में भी हो रहा है, वो चाइना में भी हो रहा है, वो पाकिस्तान में भी हो रहा है, वो इंडिया में भी हो रहा है, हर जगह। लेकिन आपको बताऊं कि सबसे करीब कौन है? कौन है? UAE। आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के कि अबू धाबी सबसे करीब है वैक्सीन प्रिपेयर करने में। उसकी वजह है कि उन्होंने चाइनीज़ के साथ कोलैबोरेशन की हुई है, सही, और उनकी लैब्स में चाइनीज़ है, फंडिंग जो है UAE की है, और अभी उनका तीसरा ट्रायल शुरू हो गया। वैक्सीन में 3 ट्रायल्स होते हैं, पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, अब तीसरा ट्रायल उनका 11,500 पेशेंट्स के ऊपर शुरू हो चुका है, जो अगले 10 से 15 दिन में ख़त्म होने वाला है। उसके बाद उनकी अगर वैक्सीन क्लियर हो गई तो दौड़ लग जानी है, फिर वो हर मुल्क की अपनी दौड़ लगनी है। फिर उसके बाद जब वैक्सीन आ गई तो फिर मैं और आप, हम पे सोशल डिस्टेंसिंग की कहाँ हमें फिर ख्याल रहना, हम कहेंगे टीका लगवा लेते हैं और उसी तरह वैक्सीन की तो बहुत बड़ी मार्केट पर राइट खुल जाएगी। तो अब उसके बाद क्या होना है? उसके बाद क्या होना है कि फिर 5G पे जंग शुरू हो जानी है, फिर हांगकांग के ऊपर शुरू हो जानी है। तो फिर ये ट्रेड वॉर जो है ये ज़्यादा होनी है, क्योंकि उसके बाद तो अमेरिका या किसी मुल्क के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगी ना हमारी इकॉनमी क्यों डाउन जा रही है। अभी तो सारों ने कोविड के बेटे डाल दिया ना अपने डेफिसिट जो है, फिर क्या करेंगे 6 महीने के बाद?
जब सब कुछ खुल जाएगा तो फिर चाइना को ब्लेम करना पड़ेगा। और चाइना जो है चुप करके ब्लेम सुन ही नहीं रहा, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। ये इन्होंने काउंसलेट बंद की, उसने काउंसलेट बंद कर दी। इन्होंने काउंसलेट के ऊपर बातें की, उसने काउंसलेट को टेक ओवर कर लिया। वो एक हाथ आगे जा रहा है, वो कह रहा करो। वो एक ऐसा ड्रैगन है जो सो रहा था, उसको अब उठा दिया। और वो उठाने में जिम्मेदार मोदी साहब हैं। बाय द वे, मोदी साहब ने उसकी पूंछल ड्रैगन की पकड़ के खींची है। अब ड्रैगन जो है चंडे मार रहा है सारों को, तब भुगते। आपको ये नहीं लगता कि ट्रंप ने जितना पिछले 5 साल में नुकसान पहुंचाया अमेरिका को, उतना 50 साल में भी किसी ने पहुंचाया? मैं दो बातों पे तो समझता हूँ कि उसने नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाकी मैं आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट ऑन कि अमेरिका में कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं। दो बातें ये है कि अमेरिका को हम समझते थे एक बड़ी फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी है, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, कि मियाँ बीवी बच्चा और एक कुत्ता और फिर चर्च गोइंग और संडे के संडे। ट्रंप ने आके जिस तरह ख़वातीन के मतलब बातें करना शुरू की और जिस तरह से ये ख़वातीन के मतलब इसने घटिया पने का मुजाहरा किया, तो वो जो और इसको वोट लोगों ने दिया, तो वो जो फैमिली वैल्यूज़ थी वो तो निकल गई। दूसरा, हम अमेरिका को समझते थे कि ये लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी है फॉर इमिग्रेंट्स और नॉन वाइट अमेरिकन्स, कोकेजन अमेरिकन्स। तो जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद और जो पुलिस जिस तरह से ज़दकूब कर रही है लोगों को और जिस तरह इमिग्रेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो चाइनीज़ इमिग्रेंट्स हों, चाहे वो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हों, चाहे वो और लोग, और उनको भेजा जा रहा है। इवन इंडिया के बहुत ज़्यादा 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वापस भेज रहे हैं। तो ये दो स्ट्रेंथ्स थी अमेरिका की, ये दो स्ट्रेंथ्स तो अब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं। सो आई डोंट थिंक अमेरिका विल बी द सेम। बाकी मुझे नहीं पता इकोनॉमिक फ्रंट पे उन्होंने क्या काम किया और क्या नहीं किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।